Hello students, I wish you all are fine. थोड़ा डिले हुआ क्लास में थोड़ा डिले हुई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मैंने अभी आते सर से पूछा है कि आपको फर्स्ट चैप्टर की समरी सेंड नहीं की गई है, जो सर ने कहा है कि मैं आज कर देंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। हमने कल बात की कि नंगे पांव रहना इन लोगों की एक परंपरा है या फिर एक एक्सक्यूज है अपनी लंबे समय से चली आ रही गरीबी को शो करने की। यानी गरीबी को शो करने से अपने आप को बचाने के लिए ये लोग शायद बहाना बनाते हों। इन दोनों बातों में से एक बात हो सकती है। ओके, आई रिमेंबर अ स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, एक कहानी जो एक उडुपी के एक आदमी ने मुझे बताई थी। उडुपी के एक आदमी ने मुझे बताई थी। वो कहानी मुझे आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इधर लगाता हूँ माइक को। ओके ओके, I remember a story, a man from Udupi once told me. मुझे एक कहानी याद है जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे बताई थी। As a young boy, एक युवा लड़के के रूप में he would go to school, वो स्कूल जाया करता था। युवा लड़के के रूप में, यानी जब वो आदमी स्कूल बॉय था, उस समय की बात वो बता रहा है। तो जब स्कूल जाता, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वो एक पुराने मंदिर के पास से होकर गुजरता था। वेयर, जिस मंदिर में हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जिस मंदिर में उसका पिता एक पुजारी था। एंड फादर वॉज प्रीस्ट, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो मंदिर के पास थोड़ी देर के लिए रुकता, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़े जूते के लिए वो प्रार्थना करता। जो भी गॉड या गॉडेज सामने थे, तो यहाँ पे अपने चैप्टर में गॉडेज है, देवी का मंदिर था वो। तो मंदिर के सामने रुकता और रुक करके प्रे करता कि भगवान या देवी माँ, मुझे एक जोड़ी जूता मिल जाए। उसके बाद में वो आगे निकल जाता है। 30 years later, 30 साल बाद, I visited his town, तो ये आदमी जिसने कहानी बताई, ये बड़ा हो गया, स्टोरी बताई लेखिका को, तो ये उस मंदिर को देखने के लिए 30 साल बाद गई, कस्बे में गई। विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, और उसके कस्बे में जाकर के उसने मंदिर को देखा। तो क्या हुआ? विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ ए डिसोलेशन, जो मंदिर अब, डिसोलेशन मीन्स उजाड़, जो मंदिर अब उजाड़ की स्थिति में, ड्रोन्ड डूबा हुआ था, मीन से उजाड़ की स्थिति में वो मंदिर अब था। एंड बिल्कुल उजाड़ टाइप का वो मंदिर था, खंडर टाइप का हो गया था वो मंदिर, जब ये 30 साल बाद लेखिका उस मंदिर को देखने पहुंची वहां पे। ओके, इन द बैकयार्ड, और मंदिर के पीछे की ओर, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पर नया पुजारी रहता था।
मंदिर के पीछे की ओर जहाँ पर नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, तो वहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए थी, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने सॉक्स एंड शूज भी पहन रखे थे उस बच्चे ने, जो लड़का वहाँ पे आया। अराइव्ड पेंटिंग, अराइव्ड मीन्स पहुँचा। जिस समय लेखिका उस मंदिर को देखने गई थी उसी समय एक लड़का जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शूज एंड सॉक्स भी पहने हुए थे, वो वहाँ पे पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए वो वहाँ पर पहुँचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने वहाँ पहुँचते ही अपने स्कूल के बैग को एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। जैसे हम स्कूल से जाते घर पहुँचते हैं तो हम अपने बैग को उतार के, कोई आराम से रखता है तो कुछ लोग डाल भी देते हैं उसको, तो उसने अपने बैग को फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। फोल्डिंग बेड जानते हैं, जिस बेड को हम फोल्ड करके बीच में से और माइग्रेट करवा सकें, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें इजीली, वो फोल्डिंग बेड होते हैं, लोहे वगैरह के बने होते हैं। फोल्डिंग बेड पे उसने बैग फेंका। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देखते हुए, I remembered the prayer another boy had made, मुझे वो प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने की थी। Another boy had made to the goddess, देवी माँ से। तो इस लड़के को स्कूल ड्रेस में बैग, शूज एंड सॉक्स के साथ देखा तो मुझे उस 30 साल पहले वाले उस लड़के की प्रेयर मुझे याद आई जिसने देवी माँ के सामने प्रार्थना की थी। When he had finally got a pair of shoes, जब उस लड़के ने भी अंततः जूते की जोड़ी प्राप्त कर ली थी, मिंटू से देवी माँ ने उसकी भी प्रेयर को सुन लिया था। आज तो पुजारी का बेटा सॉक्स शूज पहने हुए स्कूल ड्रेस में बैग के साथ है, इट मीन्स आज टाइम चेंज हो गया है, ऐसा उसने देखा। लेट मी नेवर लॉस देम, मुझे इन्हें कभी नहीं खोना चाहिए, जो मिल गए हैं वो मुझे कभी नहीं खोने चाहिए। द गोडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, युवा लड़के पुजारी के बेटे की भांति अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से बच्चे जो कचरा बीनने वालों की तरह क्या हैं, इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, मेरे पड़ोस में जो कचरा बीनने वाले हैं उन रैग पिकर्स की भांति बहुत से बच्चे अभी भी शूलेस हैं, यानी जूता विहीन घूमते हैं। तो पुजारी के बच्चे ने 30 साल पहले प्रार्थना की थी, उसकी प्रार्थना आज देवी माँ ने सुन ली है, और जो आज का पुजारी है उसके बच्चे को सॉक्स शूज बैग वगैरह सब मिल गए हैं। इसका मतलब चेंज हुआ है, लेकिन जो रैग पिकर्स हैं वो पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। ठीक है। माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, एक्विंटेंस मीन्स जानकारी, परिचय, एक्नॉलेजमेंट, तो मेरी जानकारी या मेरा परिचय विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, इन नंगे पांव वाले कचरा बीनने वालों के साथ मेरी जानकारी या मेरा परिचय, लीड्स मी, लीड्स मीन्स ले जाता है, मी मीन्स मुझे, टू सीमापुरी, तो इन कचरा बीनने वालों से मेरी जो पहचान हुई, परिचय हुआ, ये मुझे सीमापुरी लेकर जाता है। इनकी पहचान से लेखिका कहाँ पहुँच गई, सीमापुरी पहुँच गई। ठीक है।
ये क्या है सीमापुरी, वो हम देखते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की परिधि पर एक स्थान। सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली की परिधि पर, मीन्स दिल्ली के बॉर्डर पर। यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर है नोएडा साइड वाला, उस साइड में ये सीमापुरी है। यमुना नदी के किनारे पर है ये, ठीक है। तो वहां पे लेखिका गई, यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यट अभी भी कई मील ये दूर है दिल्ली से। मिंटू से जो फैसिलिटीज दिल्ली में हैं वो फैसिलिटीज सीमापुरी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती हैं। और वैसे सीमापुरी है कहाँ पे? दिल्ली के परिधि पर स्थित है। ओके, तो सीमापुरी पहुंच गई लेखिका, इन रैग पिकर्स के घर पर पहुंच गई है, ठीक है। और नॉलेज लेने के लिए मेटाफोरिकली सीमापुरी क्या है? अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। लेकिन ये विलक्षण रूप से क्या है? दिल्ली से अभी भी बहुत दूर है, जिसको हम बोलें कि दिल्ली की परिधि पर है बट विचित्र रूप से दिल्ली से अभी भी बहुत दूर है। विरोधाभासी रूप जिसको हम बोलें कि समुद्र में रह करके भी प्यासे रहना, समुद्र में इतना पानी होता है बट वी कांट यूज दैट वाटर लाइक दिस। दिल्ली की परिधि पर होते हुए भी दिल्ली की कोई फैसिलिटीज इनके पास में बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये विरोधाभासी रूप से दिल्ली की परिधि पर रहते थे, इट मीन्स दिल्ली से अभी बहुत दूर थे, ठीक है। Those who live here are squatters, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो सारे के सारे कौन थे? स्क्वैटर्स मीन्स घुसपैठिए थे ये, जिनको हम बोलते हैं शरणार्थी रिफ्यूजीज थे सारे के सारे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, ये सारे के सारे जो इंट्रूडर्स भी बोलते हैं इनको, बिना परमिशन के अंदर घुस जाना, इंट्रूडर्स थे सारे के सारे स्क्वैटर्स। ये सारे के सारे शरणार्थी थे जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे, क्योंकि 1971 में फ्रिक्वेंटली बांग्लादेश में फ्लड आई, स्टॉर्म आए, तूफान आए, बाढ़ आई, तो ये लोग सारे के सारे इंडिया में एंट्री कर गए थे। जबरदस्ती इनको रोका भी गया था बट ये आ ही गए थे, इंडिया में आ गए थे 1971 में। बांग्लादेशी लोग हैं सारे के सारे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहेब का परिवार भी इन्हीं लोगों में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक उजाड़ जगह थी, यानी बिल्कुल खाली और निर्जन जगह थी, कोई नहीं रहता था वहाँ पे, ठीक है। इट स्टिल इज, और ये आज भी उजाड़ जगह ही है। मिंटू से हम जैसे लोगों के लिए तो आज भी ये बहुत ही उजाड़ और दूर की जगह है। बस ये लोग वहाँ बसे हुए हैं जो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। ये आज भी उजाड़ी एक तरह से, ये कहा से, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, तो आज भी ये वैसे ही है, उजाड़ जगह ही है, लेकिन ये खाली नहीं है, खाली जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग मल्टीप्लाई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं अब वहाँ पे, तो अब ये खाली जगह नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, गारे मिट्टी के ढांचों में, मड गारे मिट्टी के कच्चे ढांचे बना करके ये लोग रहते हैं। विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, टिन मीन्स चद्दर, टारपोलिन मीन्स त्रिपाल, चद्दर और त्रिपाल की छतों के साथ। और दीवारें किसकी हैं? गारे मिट्टी की दीवारें हैं, और टिन और त्रिपाल की छत उन लोगों ने डाल रखी है। डिवॉइड ऑफ सेवेज, डिवॉइड मीन्स भरे हुए, ऑफ सेवेज गंदगी से भरी हुई। ड्रेनेज नालियां,
जो गंदा पानी या गंदी पानी की निकासी की जो नालियां हैं उन्हें ड्रेनेज कहते हैं। तो गंदगी से अटी हुई और सारी की सारी ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जितना भी बहता हुआ पानी और घरों से निकलने वाली नालियों का पानी है वो सब भरा पड़ा है वहाँ पे। लिव रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स, ऐसी गंदी जगह में जहाँ पे कचरे का गंदगी का आलम है, वहाँ पे 10,000 ये कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। 10,000 रहते हैं ये। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और ये करीब 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 30 या 30 साल से ज़्यादा से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। आज के अकॉर्डिंग हम काउंट करें तो, अकॉर्डिंग टू टुडेज डेट हम काउंट करें तो हाउ मेनी ईयर्स अभी, तो ये चैप्टर हमारा बहुत पहले लिखा हुआ चैप्टर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेट 30 ईयर्स से भी ज़्यादा इन लोगों को यहाँ रहते हुए हो गया था। आज तो 50 के समथिंग हो गए ये लोग, 50 ईयर्स हो गए आज तो इनको यहाँ रहते हुए। देखिए तो 10,000 रहते हैं ये, 30 साल से यहाँ रहते हैं विदाउट एन आइडेंटिटी। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, यानी इंडिया की पॉपुलेशन में इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, बिना पहचान के रहते हैं। लाइक अपने जो पशु पक्षी रहते हैं सेम वैसे ही ये लोग भी वहाँ पे हैं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है इनकी कोई भी। ओके, विदाउट परमिट्स, बिना परमिट के, इनको कोई स्वीकृति पत्र भी नहीं है इनके पास में। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड जरूर है। बिकॉज कोई हमारे घर के पास आ जाता है और खाना वाना मांगता है तो हम लोग मोस्टली उसे खाना दे ही देते हैं, चाहे उसने हमारे लिए कुछ किया हो चाहे ना किया हो। लाइक कोई बेगर्स आ जाते हैं, भिखारी वगैरह आ जाते हैं, हम उनको मोस्टली खाना दे दिया करते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी जब आके हम बस ही गए हैं, रह गए हैं, तो कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, तब तक खाना देना तो हमारा एक तरह से फर्ज बनता है मान करके इनको राशन कार्ड दे दिया गया। तो राशन कार्ड के अकॉर्डिंग ये जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए इनको राशन जरूर मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। और राशन कार्ड इनको मिल गया, ठीक है। और इस राशन कार्ड की वजह से क्या हुआ, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स, तो राशन कार्ड इनको दे दिया गया और राशन कार्ड देने से इनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ गया, वोटर्स लिस्ट में इनका नाम आ गया। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इसकी वजह से उन्हें अनाज खरीदने में इन लोगों को योग्य बना दिया। तो इनके राशन कार्ड बन गए, राशन कार्ड बनने से वोटर लिस्ट में नाम आ गया और इससे इनको अनाज प्राप्त करने में इनको सहूलियत हो गई। ये काम जरूर इनका हुआ है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, ये एक लाइन है, ध्यान देंगे। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज़्यादा जरूरी है, भोजन ज़्यादा जरूरी है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान के बजाय, एक पहचान के बजाय जिंदा रहने के लिए भोजन ज़्यादा आवश्यक है। ये लाइन किसने कही, और देखिए, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, और बिस्तर में चले जाते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टमक, बिना दुखते हुए पेट के, दुखता हुआ पेट यहाँ पे पेन से मतलब नहीं है, यहाँ पे खाली पेट से मतलब है, यानी भूखे पेट। तो शाम के वक्त पर हम अपने परिवार को खाना खिला करके अपने बिस्तर में चले जाते हैं बिना पेट दर्द के, मीन टू से बिना खाली पेट के,
चले जाते हैं तो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो क्या कहा कि हम पेट भर करके अपने बिस्तर में चले जाते हैं रात को, तो ये क्या है हमारे लिए, वो देखिए, वी वुड रेदर लिव हियर, तो हम यहाँ पर ठीक रह रहे हैं, देन इन द फील्ड्स, बजाय खेतों के, दैट गेव अस नो ग्रेन, वो खेत जो हमें कोई अनाज नहीं देते थे। तो जो खेत खलियान हमारे हमें कोई अनाज नहीं देते थे, उनमें रहने के बजाय हम यहाँ पर अपने पेट को भोजन दे करके रात को आराम से सो जाते हैं, ये बेटर है, ठीक है हमारे लिए। इसलिए इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वहां से निकल आए ये लोग। से ये सारी बातें कहां से लेकर फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, यहां से लेके यहां तक ये सारी बातें किसने कही हैं, से ए ग्रुप ऑफ वुमन इन टैटर्ड साड़ीज। टैटर्ड मीन्स फटी हुई, फटी पुरानी, तो फटी हुई साड़ियों में एक औरतों के समूह ने ये बात कही। ये औरतों से बात कर रही थी जिनके कपड़े फटे पुराने थे, उन औरतों के ग्रुप ने ये बात कही कि हमारे खेत खलियान अच्छे होने से हमें क्या मिला, जो हमें अनाज नहीं देते थे, बजाय उसके आज हम खाली पेट तो कम से कम नहीं सोते, जिंदा तो हैं, इसलिए हम यहाँ ठीक हैं। ये औरतों ने कहा लेखिका को, ठीक है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि उन्होंने अपनी सुंदर जो जगह थी, जो अच्छे खेत खलियान थे, ग्रीन फील्ड्स हरे भरे खेत, एंड रिवर्स और अपनी नदियां छोड़कर ये लोग क्यों आए, ये क्वेश्चन जब लेखिका ने औरतों से किया, तब इन औरतों ने ये ऊपर जो हमने पढ़ लिया है, ये सारी बातें इन औरतों ने कही कि ऐसे खेत किस काम के जो अनाज ही ना देते हों, और जिंदा रहने के लिए भोजन आवश्यक है, इसलिए हमें यहाँ भोजन मिल रहा है, तो हमारे लिए ये बेटर जगह है। ये औरतों ने जवाब दिया उनका। Wherever they find food, they pitch their tents. जहाँ कहीं उनको भोजन मिलता है, वो अपने टेंट, पिच मीन्स गाड़ देते हैं, वो अपने टेंट गाड़ देते हैं जहाँ कहीं उनको खाना मिलता है। ओके, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। तो जहाँ टेंट गाड़ देते हैं वहीं पर उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। ऐसे ये सिटीज से सिटीज घूमते रहते हैं करीब करीब लोग, और बहुत से लोग हैं जो एक जगह भी बस गए हैं, ठीक है। ट्रांजिट होम्स, अस्थायी घर। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे भी इन्हीं के बीच बड़े होते हैं, बच्चे भी इन्हीं के बीच बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स यहाँ पे आजीविका, सर्वाइवल मीन्स आजीविका। ओके, तो बच्चे भी इन्हीं के बीच में बड़े होते हैं, जो बिकमिंग बनते रहते हैं, पार्टनर्स भागीदार, इन सर्वाइवल आजीविका में। तो वो भी छोटी मोटी कमाई करने में पूरा अपना भागीदारी निभाते हैं, बच्चे भी। और एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में आजीविका का मतलब है कचरा बीनना। बच्चे भी कचरा बीनने का काम करते हैं, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी कचरा बीनने का काम करते हैं। इट मीन्स आजीविका में वो भी लोग थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, हाथ बटाते हैं। ओके, थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, कई वर्षों से इट हैज एक्वायर्ड, इसने हासिल कर लिया है,
इट हैड गेन्ड, इसने प्राप्त कर लिया है क्या, द प्रपोर्शन, एक बहुत ही शानदार हिस्सा, प्रपोर्शन होता है एक बहुत ही शानदार हिस्सा, एक बहुत ही शानदार तरीका, ऑफ ए फाइन आर्ट, हस्तकला का, यानी हाथ की कलाकारी का बहुत ही शानदार तरीका हासिल कर लिया है इन लोगों ने वर्षों से ये काम करते हुए। तो कचरा बीनने में इनको माहिर कहें हम लोग, या इन्होंने कचरा बीनने में माहिरता हासिल कर ली है, बहुत माहिर हो गए हैं कचरा बीनने का, इनको पूरा नॉलेज हो गया है, कौन कौन सी चीज़ें हमें उसमें से सर्च करनी है ये नॉलेज इनको हो गया है। वर्षों से काम करते हुए ये कचरा बीनना उनका बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, एक कला का हिस्सा बन गया है, कलाकारी है इनकी है, हर कोई नहीं बीन सकता कचरे को भी। गार्बेज टू देम इज गॉड, कचरा उनके लिए सोना है, मीन्स कचरा उनके लिए आजीविका है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके रोजाना का भोजन है, कचरा ही उनके रोजाना का भोजन है। मिंटू से कचरे से पैसा बनाएंगे और पैसे से भोजन मिलेगा उनको, यही उनका डेली का भोजन है। ए रूफ और देयर हेड्स, ये कचरा ही उनके सिर के ऊपर छत है, ठीक है, छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे ये टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, ये कचरा की वजह से ही वो लोग अपने सर पे छाया कर पाते हैं और खाना खा पाते हैं। और छाया की बात करें तो छत चाहे टपकती हुई क्यों ना हो, आखिर होती है, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, एक बच्चे के लिए तो ये और भी ज़्यादा है। मिंटू से कचरा बच्चे के लिए और भी उत्सुकता वाला काम है, क्योंकि उसे क्लियर पता नहीं है कि इस कचरे से हमें क्या मिलता है, तो उसमें ज़्यादा तलाश करता है बच्चा है जो। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज, साहिब कहता है कि मुझे कई बार 1 रुपया मिल जाता है और कई बार 10 रुपये भी मिल जाते हैं। यहाँ पे दोनों बातें हैं कि डायरेक्ट रुपया मिल जाए कचरे में कहीं, 10 रुपये मिल जाए कचरे में कहीं, या फिर जो कचरा उसने कलेक्ट किया पूरे दिन उससे बनने वाले पैसे को हम काउंट कर सकते हैं कि मुझे 1 से 10 रुपया मिल जाता है। साहिब बोलता है हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उड़ती हैं, जब पैसे की बात करता है तो आंखें चमक उड़ती हैं उसकी, ठीक है। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging. जब तुम्हें कोई चांदी का सिक्का कचरे में मिल जाए, जब तुम्हें कोई चांदी का सिक्का कचरे में मिल जाए तो भी तुम छानबीन बंद नहीं करते हो, स्क्रॉन्गिंग, छानबीन या खोजबीन, तब भी तुम खोजबीन बंद नहीं करते हो क्योंकि चांदी मिल गई है तो अब तो छोड़े। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्यों नहीं छोड़ते हो? क्योंकि तुम्हें आशा होती है और ज़्यादा प्राप्त करने की, कि मुझे और ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, इस आस में तुम और जोर से ढूंढते हो जब कोई चीज़ मिल भी जाती है तो। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरा अलग अर्थ रखता है, बच्चों के लिए अलग मीनिंग है इस कचरे की, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो मतलब कचरे का उनके पेरेंट्स के लिए होता है। तो पेरेंट्स के लिए कचरे का मीनिंग जो होता है, बच्चों के लिए उसका मीनिंग अलग होता है, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा अपना टाइम और ज़्यादा अपना ध्यान उस कचरे को उठाने में, इधर उधर करने में लगाते हैं, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये कचरा आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है कि पता नहीं इस कचरे में से क्या निकलने वाला है,
तो उनके लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज या वंडर होता है कचरा। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य की चीज है, जबकि बड़ों के लिए ये आजीविका का एक साधन है कि इस कचरे में मैं छानबीन करूंगा तो ही मुझे खाना मिल पाएगा। बड़ों के लिए तो ये है, और बच्चे सोचते पता नहीं इस कचरे में क्या क्या मिलने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। बड़े हैं जो आराम से ढूंढते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ओके, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फैंसीड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो एक सर्दियों की सुबह मैंने साहिब को एक फैंसीड गेट, एक सुंदर गेट के, यानी एक कलात्मक गेट के सामने, अच्छी डिजाइन वाले गेट के सामने खड़े हुए मैंने साहिब को देखा, जो मेरे पड़ोस के क्लब का गेट था। तो पड़ोस के क्लब के गेट के सामने मैंने साहिब को एक सर्दियों की सुबह खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और क्या कर रहा था साहिब? दो युवा लोगों को देख रहा था जो वाइट ड्रेस पहने हुए क्या कर रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। तो टेनिस खेलते हुए दो लोगों को साहिब देख रहा था। ठीक है। आई लाइक द गेम ही हम्स, ही हम्स, हम्स मीन्स हामी भरना। वो अपने मन ही मन में हामी भरता है कि मुझे ये गेम पसंद है, मैं ये गेम पसंद करता हूँ। ठीक है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट में संतुष्ट होते हुए, टू वॉच इसे देख करके, इट टू वॉच इट इसे देख करके, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस मीन्स बाउंड्री, चार दीवारी। तो बाउंड्री के बाहर से इसे देख करके संतुष्ट होते हुए साहिब कहता है कि मैं भी ये गेम पसंद करता हूँ, ऐसा मन ही मन में वो बोलता है। और आगे क्या कहता है? आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाऊंगा, मैं भी अंदर जाऊंगा। व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, वो अपने मन ही मन में निश्चय करता है, वो मानता है कि मैं भी एक दिन अंदर जाऊंगा जब आसपास कोई नहीं होता है, तो मैं भी इसमें एंट्री करूंगा जब मेरे आसपास कोई नहीं होता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो चौकीदार है वो मुझे झूला काम में लेने देगा। चौकीदार मुझे झूला काम में लेने देगा मीन्स मुझे झूलने देगा। जब कोई नहीं होगा तो मैं एक दिन पूछूंगा उससे और अंदर जाऊंगा, ऐसा मन ही मन में सोच रहा है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब खुद ने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो जूते उसने पहने हुए हैं टेनिस के पहने हुए हैं, लेकिन वो इसकी डिसकलर्ड भद्दी शर्ट और शॉर्ट निक्कर के ऊपर मैच नहीं करते हैं। यानी उसकी जो भद्दे रंग की शर्ट है और निक्कर है उसके ऊपर ये शूज मैच नहीं करते हैं, अजीब लगते हैं। ठीक है। तो मैं पैसे को बताता हूँ आपको। जो शॉर्ट्स एंड शर्ट है जो डिसकलर्ड है उस पर अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, टिक कर ले, यहाँ पे टाइम और हो गया है। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही होगा। आज ओनली 14 पार्टिसिपेंट्स हैं और 12th स्टैंडर्ड में इतने कम जो नंबर है पार्टिसिपेंट्स की वो ठीक नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन। ओके, आगे कल करेंगे हम, आज इतना ही पढ़ेंगे। और मार्क कर लें आज हमने कहाँ तक पढ़ा।
एंड आई विल ट्राई टू सेंड यू द समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। मैं कोशिश करता हूँ, सर से भी बात करूँगा, अदरवाइज मैं और कोई व्यवस्था करता हूँ, कल देखता हूँ, जहाँ तक हो सकेगा समरी आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मैं बोर्ड पे लिखवाऊँगा आपको। तो आप लोग जितना पढ़ाया जाता है उसमें कंप्लीट डिफिकल्ट वर्ड्स को अपने पास नोट करेंगे, ओके। आफ्टर देन चैप्टर कंप्लीट एंड समरी कंप्लीट, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स सबसे लास्ट में लेंगे। अभी चैप्टर स्टडी करेंगे, उनकी समरी करेंगे और फिर एक साथ सभी चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो टेक्स्ट बुक हमारी क्लियर हो जाएगी, तो हम राइटिंग स्किल्स को ले लेंगे अगर ऑफलाइन क्लासें हुई तो। अदरवाइज स्टडी आपको ऑनलाइन में मिलती रहेगी। तो आई थिंक यू एंजॉय आवर क्लास। पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है, प्लीज़ अपने साथी स्टूडेंट से आप कांटेक्ट करिए, उनको बोलिए कि वो भी क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।